क्या चाहिए सर आपको बजट से? इज्जत। मेरे को भी वही मिल रहा है, जो कोई टैक्स नहीं दे रहा है उसको भी वही मिल रहा है। Corporate tax, it is I think 25%, if I may be wrong, 25% or so. Why the individual taxation is 32%, including surcharge? आप किसी भी बैंक में देखिए, बैंक्स में नेट इंटरेस्ट मार्जिन इज अराउंड 3 to 4%. Why? हर बंदा टैक्स दे, क्यों नहीं देता? 0 टैक्स दे, 1% टैक्स दे, आधा % टैक्स दे, कुछ भी दे। फ्री टैक्स तो रहेगा ही नहीं ना, हर कोई। क्यों रखना है फ्री टैक्स? Okay. आपको कुछ मिल ही रहा है ना उसके बदले। जीएसटी में क्लैरिटी नहीं है कि इस प्रोडक्ट पे 12% लगना चाहिए कि 18%। सिंप्लीफाई तो करो। Why can't they reduce the interest rates on the loan to this electric generation companies, distributions and discoms and transcos and all that? और किसी और के ना दिए हुए टैक्स के पैसे से मतलब मेरे को कोई डिफरेंस नजर नहीं आता है। पूरा हिंदुस्तान को टैक्स के ब्रैकेट में आना चाहिए जो दे सकता है। यूनियन बजट 2025 इज़ अराउंड द कॉर्नर और बस अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं जब देश का बजट प्रेजेंट होने वाला है। लास्ट ईयर जब फुल बजट आया था उसमें बहुत सारी ऐसी एक्सपेक्टेशंस थी लोगों की जो पूरी नहीं की गई थी, चाहे वो टैक्स को लेकर हो, चाहे वो कॉर्पोरेट को लेकर हो, सैलरीड क्लास की एक्सपेक्टेशंस हो, हेल्थ केयर को लेकर हो, एजुकेशन को लेकर हो। तो इस बार लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, हर किसी की जो नज़रें हैं बजट के ऊपर टिकी हुई हैं कि निर्मला सीतारमण जो कि देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो इस बार बजट में कितनी क्या राहत देने वाली है। देश का आम आदमी इस बजट से क्या चाहता है? आप सैलरीड हैं, आप सरकार को टैक्स देते हैं, आप क्या चाहते हो बजट से? आज हम वही जानने की कोशिश करेंगे। तो क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं बजट को लेकर, हम जानने की कोशिश करेंगे। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। हेलो सर, बजट 2025 बहुत जल्दी प्रेजेंट होने वाला है। मैं आप सभी से जानना चाहूँगी कि बजट को लेकर आप लोगों की क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं? क्या चाहिए सर आपको बजट से? इज्जत। इन व्हाट वे? इज्जत मिलती नहीं है मैम, कहाँ मिल रही है इज्जत हमें? हम बजट में टैक्स देते हैं, उस टैक्स के बेसिस पे हमको क्या मिलता है? आई मीन हाउ डू आई नो? मेरे को कैसे पता है कि मेरे दिए हुए पैसे से जो मुझे मिल रहा है वो उचित है या नहीं है? अगर आप नंबर्स को फॉलो करें तो 145 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें से 8 करोड़ लोग टैक्स देते हैं। 6 करोड़ लोग वो हैं जो 0 से 5 लाख के बीच में आते हैं। 1.5 करोड़ लोग वो हैं जो 5 से 10 की लिमिट में आते हैं। तो बेचारे वो 50 लाख लोग जो पैसे दे रहे हैं उस पैसे से कितना कंट्रीब्यूशन जा रहा है और उनको क्या बेनिफिट मिल रहा है उसका, उसके दिए हुए मेरे दिए हुए टैक्स के पैसे से और किसी और के ना दिए हुए टैक्स के पैसे से मेरे को मेरे को कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता है। मेरे को भी वही मिल रहा है, जो कोई टैक्स नहीं दे रहा है उसको भी वही मिल रहा है। तो सर आप क्या चाहते हैं बेसिकली, क्या होना चाहिए टैक्स में? बढ़ाओ, बंदे बढ़ाओ टैक्स में। हर बंदा टैक्स दे, क्यों नहीं देता? 0 टैक्स दे, 1% टैक्स दे, आधा % टैक्स दे, कुछ भी दे। कोई आदमी कुछ नहीं कमाता है, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। जीएसटी कलेक्शन बढ़ता जा रहा है, सालों साल बढ़ता जा रहा है, महीनों महीनों बढ़ता जा रहा है। टैक्सेशन वाला फिगर नहीं बढ़ रहा है, इनकम टैक्स वाला फिगर नहीं बढ़ रहा है। प्रॉपर्टी में आदमी पैसा कमाना शुरू करता है, टैक्सेशन बढ़ जाता है। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना शुरू किया लोगों ने, वहाँ पे टैक्सेशन बढ़ गया, नया एक सिस्टम निकल आया। सो आई जस्ट फील कि बड़ा सिंपल तरीका है एक सरकार का टैक्सेस लगा देने का और उन लोगों से लेने का जो लोग दे रहे हैं। जो नहीं दे रहे हैं उनका नहीं बन पा रहा है। सो मेरी उम्मीद यही है बजट से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्सेशन ब्रैकेट में लेके आया जाए, टैक्स ब्रैकेट बढ़ाया जाए और जो लोग दे रहे हैं उनका ब्रैकेट कम किया जाए। इतनी ही उम्मीदें हैं सर। तो आप ये कहना चाहते हो कि जो अभी 3 लाख तक टैक्स शून्य है, 0 है, उसको टैक्सेशन के दायरे में लेकर आया जाए? हाँ बिल्कुल लाया जाए। चाहे तो मिनिमम सर फ्री टैक्स तो रहेगा ही नहीं ना, हर कोई। क्यों रखना है फ्री टैक्स? आपको कुछ मिल ही रहा है ना उसके बदले। अगर मैं टैक्स दे रहा हूँ तो क्या मैं उसमें शिकायत कर रहा हूँ कि मेरे को टैक्स मत चार्ज करिए? मैं भी तो टैक्स दे ही रहा हूँ ना। तो मैं कम कमा रहा हूँ तो भी टैक्स दे रहा हूँ, ज़्यादा कमा रहा हूँ तो भी टैक्स दे रहा हूँ। जो आदमी मेहनत करके ज़्यादा कमा रहा है वो 1-1 करोड़ रुपये टैक्स दे रहा है, क्या वो रो रहा है कि मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है? विज़ वो आदमी जो कुछ नहीं दे रहा है उसको भी वही मिल रहा है जो मुझे मिल रहा है, वो भी तो दे ही रहा है ना। सो आई डोंट थिंक उससे कोई फ़र्क पड़ता है। हर एक आदमी को आप जो टैक्स दे रहे हो वो क्यों दे रहे हो? आप दे रहे हो ताकि आपका देश तरक्की करे। तो मुझे क्यों दर्द होएगा, दुख होएगा देश की तरक्की का हिस्सेदार बनने में? मेरी बजट से एक्सपेक्टेशन सालों साल यही है, पूरा हिंदुस्तान को टैक्स के ब्रैकेट में आना चाहिए जो दे सकता है। जो आदमी जीएसटी
पे करता है उसको भी तो कोई बेनिफिट मिलना चाहिए इनकम टैक्स के साथ साथ। बिल्कुल सर, आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या आपको लगता है कि इस बार बजट 2025 में, क्योंकि 2024 के बजट में बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन उसमें हुआ सिर्फ ये कि 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन था, उसको सिर्फ 75,000 कर दिया गया और बदले में लगा दिया गया LTCG और STCG पर टैक्स जो था वो बढ़ा दिया गया था। इस बार आपकी पर्टिकुलरली अगर मैं टैक्स को लेकर उम्मीद जानना चाहूँ तो वो क्या रहेगी? चाहे जितना जो भी कोई टैक्स दे रहा है, अभी भाई साहब ने बताया कि बहुत कम लोग हैं जो टैक्स दे रहे हैं, ठीक है, जो जिसकी है और जो सरकार ने नीतियाँ बनाई हुई हैं उसके हिसाब से जो भी टैक्सेशन है और जो भी दे रहे हैं, बट इन दी एंड जो भी एक उनके पास कलेक्शन आता है टैक्स का, वो सबसे पहले मेरे को लगता है सिटीजन्स के ऊपर खर्च होना बहुत ज़रूरी है। किस वे में, कैसे? किस वे में? करेक्ट। आई थिंक फ्यूचर जो है वो हमारे बच्चे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो सोशल वेलफेयर इज़ अनदर वन इम्पॉर्टेंट थिंग विच सरकार को सोचना चाहिए कि भाई इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा एलोकेशन करे, और एलोकेशन करने के बाद भी हमने इतने टाइम से देखा है कि एलोकेट हो जाता है, वो खर्च भी हो जाता है, बट उसके रिजल्ट कहीं सामने आते ही नहीं। तो ये तो एक बहुत ऐसी चीज़ है कि सारी चीज़ें सही तरह से हो भी रही हैं और कहीं रिजल्ट ही नज़र नहीं आ रहे। तो ये तो एक बजट के अलावा एक वो हो गया कि बजट जो है उसको भी देखना चाहिए सरकार को कि जो वो एलोकेट कर रहे हैं वो किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है प्रॉपर्ली। तो मेरा तो ये है कि एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, दीज आर टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स। और इसके अलावा मेरे को लगता है कि जो एक बेसिक चीज़ें होती हैं जो एक इंसान को चाहिए होती है, साफ़ हवा, साफ़ पानी, एक अच्छा यू कैन से लाइफस्टाइल या एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो कहते हैं, एक चिंता फ्री माहौल, ये सारी चीज़ें होती हैं जो सरकार को इन चीज़ों पे ज़्यादा करना चाहिए। अगर सिटीज़न खुश होगा आपके देश का, तो जैसे ये कह रहे हैं कि वो शायद और कमाएगा और टैक्स देगा एंड ही विल बी हैप्पी टू पे द टैक्सेस। सर, आपकी क्या उम्मीदें हैं इस बार बजट 2025 से? मैं तो डायरेक्टली अपनी बात करूंगा। मैं एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज चलाता हूं। बिजनेसेस बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस इन एवरी एस्पेक्ट। हम छोटे लोग हैं या इंपोर्ट करते हैं या छोटा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आपने इंपोर्ट्स पे इतने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, ये BIS स्टैंडर्ड लगा दिए, ये लगा दिए, ये इंपोर्ट मत करो, वो इंपोर्ट मत करो, मगर फिर हम करें क्या? जो ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ हैं, अगर सारे बिजनेसेस पे आप इतने रिस्ट्रिक्शंस लगा दोगे और only the big corporations will be able to do business, then we will not be able to survive in business. You know, there's so many issues in GST कि GST में क्लैरिटी नहीं है कि इस प्रोडक्ट पे 12% लगना चाहिए कि 18%। सिंप्लीफाई तो करो। अब मेरा प्रोडक्ट है, मैं डॉग फूड बनाता हूँ, वो एनिमल फूड ही तो है, मगर उसमें एनिमल फूड में 0% GST है और मेरे डॉग फूड पे 18% GST है। तो ये क्लैरिटी, इतना कन्फ्यूजन, नो वन हैज़ क्लैरिटी। तो ये सिंप्लीफाई होना चाहिए, GST स्ट्रक्चर्स सारे सिंप्लीफाई होने चाहिए एंड मेक businesses easy for these small and medium enterprises. Don't make it more difficult. We understand कि आप manufacturing India में लाना चाह रहे हो, that's why you want to restrict imports from China and all of those things, but that has to be a gradual thing, not like एकदम से लगा दिया तो हमारे तो businesses बंद हो गए. What are we going to do? It has to be a gradual process. You think अभी एकदम से उतनी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आ गई है? नहीं आई है ना. तो there are other ways people are doing those duty saving things and trying and getting those things, and those things are still happening. तो आपको क्या लगता है सर, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए फिर और क्या किया जा सकता है? वो आप जैसे इतना चाइना इंसेंटिवाइज करता है, यहाँ पर कहाँ इंसेंटिव, इतने इंसेंटिव्स हैं यहाँ पर, वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है. तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, उसके लिए सब्सिडाइज करिए अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग इतने लेवल पे इतनी जल्दी लाना है, या उसको ग्रेजुअली बढ़ाइए. दैट्स माय पॉइंट. तो हमारे पास एक इंक्वायरी आया, मेरा एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हम लोग हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं. तो मेरे पास एक इंक्वायरी आया कि आप ये आइटम्स कर सकते हैं, हमने काम कर सकते हैं. तो उन्होंने कहा कोटेशन दीजिए. सो वी वर्कड आउट, वी गेव आवर कोटेशंस, वी वर वेरी रीजनेबल विद आवर प्राइसेस. हमें एक फीडबैक आया कि योर प्राइसिंग इज़ 10% हायर, 20% हायर इन फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, राइट. अब समझने की बात ये है कि वही रॉ मटेरियल है जो वो यूज़ कर रहे हैं, वही लोहा है जिससे टूल बनना है, क्यों मेरी प्राइसिंग हाई है? मेरे से उनका मटेरियल एक महीना पहले पहुंच जाएगा, डॉलर प्राइसिंग वही है, जो चाइना के साथ कन्वर्जन है वही हमारे साथ कन्वर्जन है. मैं क्यों महंगा हूँ?
राइट, मेरे पास वो ड्यूटीज़ क्यों नहीं है, मेरी बिजली इतनी महंगी क्यों है, राइट, मैं एक कौन से एरिया में जाके, मतलब अगर मैं मेन हब में बैठा हूँ, दिल्ली में बैठा हूँ, तो मेरे को काम करने का हक नहीं है, मेरे को कहीं और जाना पड़ेगा. सो यू नो दीज आर चैलेंजेस. मतलब हम चाहते हैं कि हम मेक इन इंडिया करें, बट हम मेक इन इंडिया तभी कर पाएंगे जब हम अपने कंपेटिटर से compete कर सकते हैं. वो तभी हो पाएगा जब हमें सरकार से उस तरह की सहूलियत मिलेगी. तो एक बजट में ये चीज़ भी कंसिडर होनी चाहिए कि हम एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब तभी बन सकते हैं जब हम अपने कंपटीशन से, डायरेक्ट कंपटीशन से compete करने की काबिलियत रखते हैं. वेरी राइट. राइट, उसमें हमारे पास मशीनी काबिलियत की ज़रूरत नहीं है. हमारे जो लागत है जिससे हमने प्रोडक्ट बनाना है उसमें हमको हेल्प चाहिए. अगर वो मटेरियल चाइना सस्ता बनाता है या सोर्स करता है और हमें महंगा मिलता है तो हम कभी भी compete नहीं कर पाएंगे. सर आपकी इस बजट से क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद से ज़्यादा मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं बजट को लेके. ही वॉज टॉकिंग अबाउट द बिजनेस में कि बिजनेस में कॉस्ट बहुत ज़्यादा है. ही वॉज ऑल्सो सब्सिडाइजिंग दैट कि बहुत ज़्यादा है. आप किसी भी बैंक में देखिए, बैंक्स में नेट इंटरेस्ट मार्जिन इज अराउंड 3 to 4%. Why can't this be pegged to 1%? अपना कॉस्ट निकालने के बाद में अगर 1% बैंक को प्रॉफिट हो रहा है तो दैट्स गुड इनफ. 1% प्रॉफिट में वो होना चाहिए. इससे दो जगह एडवांटेज होगा. द पीपल रिटायर्ड लाइक अस, हमारा जो वहाँ पे सेविंग्स वगैरह है विल बी गेटिंग मोर इंटरेस्ट, वन पार्ट. टू, the people who need the money for the funding of their business and all that, they'll be getting cheaper grade. So it will be beneficial to both of them. That was one. Next, he was talking about the electricity. इनका बात में आया था electricity का. I'll give you example of 3 NBFCs, non-banking financial companies, PFC, REC and IREDA. What are their profits, annual profits? 15,000 crores and above. Each company. क्यों इतना profit margin चाहिए? They are all PSUs. इतना margin का क्या जरूरत है? Why can't they reduce the interest rates on the loan to this electric generation companies, distributions and discoms and transcos and all that? वो interest rate अगर कम करेंगे तो उससे electricity का cost कम होगा. So that will be beneficial to the industry. Rather than 15,000 crore रुपया, 20,000 करोड़ रुपया, look at these 3 companies. 15,000 करोड़ रुपया बनाते हैं तो 40-45,000 easily they are earning. 40-45,000 crores. Good amount. तो why can't this amount be passed on to the industry and to the other people? Electricity में हमारा भी cost to some extent it will reduce. क्यों घर का हमारा electricity इतना महंगा है? So that can be a issue. Then corporate tax, it is I think 25%, I may be wrong, 25% or so. Why the individual taxation is 30-32%, including surcharge? Why can't the individual taxation be rationalized at par with the corporate one? So these are the questions, some of the questions the government has to answer. And this can be through the budget only. Budget में वो करें इसके लिए कुछ. सर आपकी क्या उम्मीदें हैं? My specialization is agriculture sciences. You know. If you look at pharma, from last many years, we have become relatively more competitive. But agriculture input industry, except fertilizer, we are not basic producers. You know. We don't have any research on that. You know. Our competitor is China for contract manufacturing. And we are just bringing products from China, and even the quality is compromised. So I think this is number one, that we should be very, very careful about China. It's not the quality of product, it could be anything. And we should encourage our own, agriculture-based input industry to have, basic components. You know, there is no research in chemistry. You know, there is no research in, new chemical inputs. You know. Number two, we are not producing much, but we are copying Europeans, as far as food is concerned. Now, Europeans, they don't grow rice, they don't grow cotton, they don't grow maize. They don't, promote GM crops, because their consumers are not growing that, so they don't bother. But our farmers are growing rice, our farmers are growing cotton, our farmers are growing, all these crops, and we are not allowing them. We may be having few NGOs who are ideologically different, but they should not influence our decisions. That's very important. And if you look at competition, what is competition? Competition is the rivalry between the two.
which for a common demand. And rivalry is not between US and India. Rivalry is between China and India. So if they are, producing facilities for there, we should come over and above them, just to beat them. That is animal spirit. Another issue is free distribution of, benefits. Now, in there was a scheme of Manrega. It was a scheme where it was given some kind of job and respect for all those who were given, and that money was circulated again in the system. So if we can have such schemes which can benefit the smallest or poorest of the rural mass, it could be any political party and anything, but this is a kind of cheating, whether you like it or not. But yes, you can give even more than that. If you are giving 2,000, you can give 6,000, 10,000. But if it is given on the exchange of some work, then it makes a difference. If a private company is looking after the consumers, why the government cannot look after the consumers? Correct. We are Yeah, I just want to add a thing to this. जैसे इन्होंने सर ने बोला, मेरी अभी किसी फ्रेंड से बात हो रही थी थोड़े दिन पहले, तो हम यही बोल रहे थे कि ऐसा क्या कारण है कि MTNL, BSNL इन सब की ये हालत हो गई है. आप देखें कि पहले इलेक्ट्रिसिटी जो थी पहले सरकार डिस्ट्रीब्यूट करती थी, और तब पावर कट्स बहुत जाते थे, बहुत प्रॉब्लम्स होती थी, ब्लैकआउट्स होते थे. मेरे को याद है कि हम बचपन में इतनी देर लाइट जाती थी कि कैंडल में हम ड्राइंग रूम में मैं अब मोमबत्ती में अपना होमवर्क करा करता था. बट नाउ दीज थिंग्स आर नॉट हैपनिंग. व्हाई? सडनली द प्राइवेटाइजेशन. राइट. अब आप ये देखें कि ऐसा प्राइवेट वाला जो है प्लेयर या कंपनी, वो क्या कर रहा है जो सरकार नहीं कर पा रही. ह्यूमन रिसोर्स वही है, इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसी में से लोग अभी भी काम कर रहे हैं प्राइवेट के लिए. और अगर सरकार चाहे तो उसके पास तो सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब वो वहाँ से कितने भी स्टूडेंट्स लेके वो काम वही करवा सकते हैं एट अ लोअर प्राइस. बट वही जैसे इन्होंने बोला कि वो इंटेंट और वो जो एग्जीक्यूशन है, सरकार अपने कागज़ों में शायद बजट एलोकेट कर रही है, इसके लिए इतना दे रहे हैं, इसके लिए इतना दे रहे हैं, बट वो एग्जीक्यूशन कहाँ है? वो देखने के लिए कौन है? वो चेक कौन कर रहा है कि वो प्रॉपरली जो एलोकेट हुआ है वो यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है? 3 ज़रूरतें होती हैं: रोटी, कपड़ा, मकान. मकान के मामले में, यानी कि हाउसिंग के मामले में हम लोग देख रहे हैं कि प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, स्काई रॉकेटिंग हो गए हैं. सो ऐसे में गवर्नमेंट को क्या कुछ करना चाहिए? क्या रिलैक्सेशन देनी चाहिए? क्या टैक्स में बेनिफिट्स देने चाहिए जिससे जो हाउसिंग है वो अफोर्डेबल हो जाए? जो प्रिंसिपल पे रिबेट मिलता है, दैट इज टू लेस. इट शुड बी इंक्रीज्ड सब्सटेंशियली. आई मे बी रॉन्ग, पिछले 4-5 साल में वो आई थिंक कोई लिमिट बढ़ा भी नहीं है. सेम गोज फॉर द इंटरेस्ट पे. जो आपने लोन लेके इंटरेस्ट पे करा है उस पर जो रिबेट मिलता है नॉमिनल है, नाम के लिए है, कुछ भी नहीं है. So both of these two things are to be increased substantially. Low cost housing, especially those who are in, for example, in Delhi slums, areas. Now there we can, because we are investing very heavily on roads, we are investing very heavily on infrastructure, But if you look at the number of houses, now you can invest, any amount of money, But if you give them, those pakka houses, then it will create a lot of employment. At least for 4-5 years, we need a lot of employment, So that kind of free, system, instead of that, we should create a lot of infrastructure for some of, these issues in the cities, सर, आपको क्या लगता है हाउसिंग को कैसे अफोर्डेबल बनाया जा सकता है? मेरे को ये लगता है कि जैसे हम जाते हैं और हम ये झुग्गी झोपड़ियों को देखते हैं, उसके बाहर इतना गंदा होता है. मतलब अगर मैं अपने बच्चे को वहाँ ले जाऊँ तो वो बोले कि पापा मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रह सकता. तो अफोर्डेबिलिटी तो बात की बात है, पहले तो हमें ये देखना है कि उनके हम जो जीने का तरीका है, जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, पहले उसको कैसे सही किया जा सके. और जैसे आप कह रहे हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग, इट इज़
आई मीन मेरे को नहीं लगता कि सरकार का अगर इंटेंशन सही है और उसके पास पैसे ऑलरेडी हैं ही जो वो एलोकेट करते ही हैं, तो वो कोई प्रॉब्लम होगी उनके लिए. इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर द गवर्नमेंट कि अफोर्डेबल हाउसिंग बनाना. आई मीन ज़मीन उनके पास है. द ओनली थिंग विच इज़ लैकिंग इज़ द इंटेंट. आई थिंक लास्ट बजट में सर इंडेक्सेशन के फ़ायदे को, इंडेक्सेशन बेनिफिट को हटा लिया गया था. आपको क्या लगता है, क्या वो फैसला सही था? और इस बार आप इंडेक्सेशन को लेकर या फिर टैक्स को लेकर हाउसिंग में क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं? Tax rate should remain the same and indexation should be continued along with that. जो रिमूव किया गया जो रिमूव किया था उसको वापस दे दे, बिकॉज दे रिड्यूस द टैक्स रेट बट इंडेक्सेशन हटा दिया. तो इंडेक्सेशन 20 से 12.5 तो कर दिया. 12.5 कर दिया, लेकिन इंडेक्सेशन हटा दिया. तो इंडेक्सेशन रिस्टोर कर दें और 12.5 ठीक है, और कम नहीं हो सकता तो इतना भी चलेगा. एंड वन इफ यू कमिंग ऑन द लास्ट, मेरा व्यू है इनकम टैक्स एबॉलिश कर देना चाहिए. हैव टैक्स ऑन स्पेंडिंग. कौन कितना स्पेंड करता है उसके ऊपर टैक्स लगाइए. एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट किया हुआ है. वाई आप लिमिट रख दीजिए कि ठीक है 2 लाख 5 लाख रुपए तक एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा, उसके बाद टैक्स लगेगा जैसे नॉर्मल इनकम का होता है. उसको क्यों एग्जेम्प्ट किया हुआ है? दे अर्न इन क्रोर्स. वेरी राइट. तो उसको हटा के हैव टैक्स ऑन स्पेंडिंग इंस्टेड ऑफ दिस इनकम टैक्स. Overall income of 99% farmers is not what it should be. सो एक हेल्थ केयर सिस्टम जो है, हेल्थ सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और कोविड के बाद से हमने हेल्थ की, इंश्योरेंस की कितनी नेसेसिटी है वो हम लोगों ने देख ही ली है. आपको क्या लगता है इंश्योरेंस को लेकर या पर्टिकुलरली हेल्थ केयर सेक्टर को लेकर क्या कुछ फ़ायदे या क्या कुछ ऐलान होने चाहिए, क्या अनाउंसमेंट्स होनी चाहिए? अभी रिसेंटली एक मीटिंग हुआ था जो इसीलिए हुआ था कि हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर क्या किया जा सकता है, उस पर कैसे टैक्सेशन बेनिफिट्स दिए जा सकते हैं. वो मीटिंग कंक्लूड हो गया था. कैरामल पॉपकॉर्न के ऊपर क्या टैक्सेशन होएगा ये डिसाइड हो गया था. हेल्थ केयर के ऊपर क्या होएगा, क्या रिडक्शन हो सकता है, ये नहीं हो पाया था जिस पर्पस के लिए वो मीटिंग हुआ था. तो जैसे इन्होंने कहा दी इंटेंट वो मिसिंग है. ठीक है ना. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. ये बेसिक चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको मांगने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए. और स्पेशली अगर आप पे कर रहे हैं, हम लोग पे कर रहे हैं राइट, चाहे आप इनकम टैक्स के ज़रिए से पे कर रहे हो, चाहे आप जीएसटी के ज़रिए से पे कर रहे हो. जब आप पे कर रहे हो तो आपको मांगने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए. ये चीज़ें मिलनी चाहिए. ये बेसिक है. सबसे मेरा एक कॉमन क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है बजट 2025 में कौन सी एक ऐसी चीज़ है, 1 2 3 आप कुछ भी बता सकते हैं, जो सस्ती होनी चाहिए? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो महंगी होनी चाहिए? जो सस्ती होनी चाहिए या आई मीन अबॉलिश ही कर देना चाहिए उसके ऊपर से टैक्स. इट इज़ एजुकेशन. इट इज़ सीनियर सिटीजन्स के ऊपर कोई भी अगर टैक्सेशंस या जो मेरे ख्याल से हटा दिए गए थे उनके रिजर्वेशंस रेलवेज़ में, और वो वापस उनको देने चाहिए बिकॉज वो अपनी लाइफ जी चुके हैं और उन्हीं की वजह से हम यहाँ हैं. तो पहली चीज़ हो गई बच्चों की एजुकेशन. दूसरा हो गया सीनियर सिटीजन से पर्टेनिंग. तीसरा मेरे को लगता है कि सरकार को देखना चाहिए कि वी ऑल आर सिटीजन्स. हर सिटीजन की जैसे बेसिक आज की ज़रूरत क्या है, अगर वो इंश्योरेंस ले रहा है सपोजिंगली हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा है 5 लाख की 6 लाख की, उसके अंदर अगर वो अपना जीएसटी का कंपोनेंट लगा रहे हैं तो आई थिंक दैट इज़ नॉट फेयर. वो बिल्कुल फेयर नहीं है, वो जायज़ नहीं है. मतलब आप अपने सिटीजन से ही जो वो अपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं उसी पे आप जीएसटी कलेक्ट कर रहे हो, तो इट इज़ नॉट फेयर. आई थिंक लग्जरी प्रोडक्ट्स महंगे होने चाहिए, उस पर आप एक्स्ट्रा जीएसटी लगाएं वो ठीक है बिकॉज दे कैन अफोर्ड टू पे फॉर इट. जो फूड प्रोडक्ट्स है उस पर आप पैक्ड वर्सेस अनपैक्ड में डिफरेंस ऑफ जीएसटी, दैट शुडंट बी देयर. फूड इज़ फूड, यू नो, पैक्ड और अनपैक्ड, हाउ डज इट मैटर? जीएसटी सेम होना चाहिए. मगर आप लग्जरी प्रोडक्ट्स में और टैक्स लगाइए, दैट मेक्स सेंस टू अस. I think food products and education, as was suggested by my colleague, these two are important because the major part of inflation is through food sector. We need to be concerned about consumers, but consumers can be supported if we sincerely support the farmers. Otherwise, consumers will not be protected. क्या सस्ता होना चाहिए सर, क्या महंगा होना चाहिए? Senior citizens, if anyone retired and not working anywhere, his
that income from I would say deposits वगैरह interest income that at least that should be exempted. हाँ. No tax. अभी 80 and above के लिए है. I think 80 and above, not above 60. I must have paid around crores of rupees in tax in my entire service. अभी क्या हो रहा है, आज जो मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है उसके ऊपर भी मैं टैक्स पे कर रहा हूँ. दैट इज नॉट फेयर. आप एग्जेम्प्ट होना चाहिए. 1 2 एजुकेशन नो टैक्स. नंबर 3 यू माइट बी नोइंग कि CSR एक्सपेंसेस होता है हर कंपनी को, इनका करना पड़ता है 2%. एंड उसको बिजनेस इनकम में नहीं दिखा सकते हैं आप. तो उसके ऊपर बेसिकली आप वो आपके प्रॉफिट में इंक्लूड हो जाते हैं, आप उसके ऊपर भी टैक्स दे रहे हो. आई एम ऑन द कॉर्पोरेट्स. एटलीस्ट उसको तो इन एक्सपेंसेस में मान के उसके ऊपर तो टैक्स कम कर दो. एंड 2% के बदले 2.5% या 3% या 4% CSR स्पेंड बढ़ा दो उनका. CSR अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है वो. दैट कुड हैव बीन डन, दैट शुड बी डन आई वुड से. एंड लास्ट मेरा एक ही वो है, एबॉलिश इनकम टैक्स, हैव स्पेंडिंग टैक्स. लग्जरी गुड्स क्या हैं ये रीडिफाइन कर लीजिए. एक ज़माने में दूध बेसिक होता था, पनीर लग्जरी होता था. अब शायद पनीर लग्जरी नहीं है, वो भी बेसिक है. टोफू लग्जरी में चला गया होगा. तो लग्जरी और बेसिक को डिफाइन कर दीजिए एंड अकॉर्डिंगली अपनी टैक्सेशन रीडिफाइन कर दीजिए. एंड आई एग्री, जो कॉमन चीज़ है, जो एक आदमी की ज़रूरत है आज की डेट में, उस पर वो 12 या 18% टैक्स क्यों दे रहा है? वो कोई बनता नहीं है ना. कोई लग्जरी चीज़ है, अगर कोई एक बंदा पहली गाड़ी खरीद रहा है और उसका पहला साधन है वो चलने का, तो उस पर अलग टैक्सेशन हो. एक आदमी लग्जरी गाड़ी खरीद रहा है, दूसरी तीसरी चौथी गाड़ी खरीद रहा है, उस पर अलग टैक्सेशन हो. ये सब चीज़ें कंसीडर करी जा सकती हैं. पहले मोबाइल फोन लग्जरी होता था. हाँ. आज का डेट में आप वो UPI वगैरह लेके आ गए हैं. एक सब्जी बेचने वाला भी मोबाइल फोन रखता है UPI के पर्पज से. पेटीएम पे पेमेंट लेना है, लग्जरी तो नहीं है. तो वो लग्जरी तो नहीं है. हाँ, तो लग्जरी शुड बी रीडिफाइन होना चाहिए. 1970 से आगे बढ़ना पड़ेगा. सो मोटा माटी जो इस पूरे डिस्कशन से सामने निकल कर आया है, एक तो वो यही पॉइंट है कि जो लग्जरी और जो हमारी बेसिक नीड्स हैं उसको एक बार फिर से रीडिफाइन करने की ज़रूरत है. इसके अलावा जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, बेसिक नीड होती है इंसान की रोटी, कपड़ा और मकान. इसको लेकर सरकार को और भी ज़्यादा कदम उठाने की ज़रूरत है. स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करने की ज़रूरत है. और एक जो कॉमन चीज़ हमें सबसे निकल कर सामने आई है वो ये है कि जो ये फ्रीबीज़ होती हैं इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है. इट इज़ जस्ट फॉर वोट बैंक. हाँ जी. इसके अलावा टैक्स सिस्टम में उसमें चेंजेस करने चाहिए, क्योंकि लोगों का मानना है कि हम टैक्स भी पे करते हैं, उसके अलावा हम लोग GST भी पे करते हैं. एक और चीज़ कि जो बिज़नेस करने की जो आज़ादी है, हम चाइना का ऑल्टरनेटिव तभी बन पाएंगे जब हमारे देश में हमारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा. लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है उसके ऊपर फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. सो व्यूवर्स, आपके क्या कुछ व्यूज़ हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है बजट 2025 से, वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं. फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए. और अगर आप गुड रिटर्न्स को यूट्यूब पर देख रहे हैं और पल पल की अपडेट आप बजट को लेकर जानना चाहते हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग अस.